कोएगुलेशन ऑफ ब्लड अगर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है तो सिंस यू मिसबिहेव्ड विथ मी टुडे, आपको सिर्फ एनसीईआरटी में जितना है उतना ही पढ़ा दिया जाएगा। सो अब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को हम लोग हीमोस्टैसिस भी बोलते हैं। ओके हाँ, तो तीनटा थी वो छोटा। तो हीमो मतलब ब्लड, स्टैसिस मतलब स्टैंडिंग। सो इसलिए कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो रेफर्ड टू एज हीमोस्टैसिस। ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, तो ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। This is a mechanism to prevent excessive loss of blood. So why the blood is clotting? Because of excessive loss of blood को prevent करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है जी? So like that. So you would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or injury. Okay, it is a clot or coagulum. तो इसलिए उसको हम क्लॉट कहते हैं या कोएगुलम कहते हैं। Formed mainly of a network of threads called fibrins. Okay, तो उसको हम बोलते हैं fibrins. तो fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen. तो फाइब्रिनोजन इनएक्टिव नहीं है, वो soluble है। Okay, this is called soluble blood clot protein, है कि नहीं? तो ये जो आपका soluble blood clot protein है, that is called what? That is called fibrinogen. तो ये जो फाइब्रिनोजेन है, जब आपका स्ट्रेस होगा तो आपके टिश्यू से, आपके प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? वो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग द ब्लड क्लॉट। ठीक है। नाउ थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन्स को एक्टिवेट कर देगा। ओके, सो थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा। Now, an enzyme complex called thrombokinase is required for the above reaction. So, this is my voice audible or not? Yes, sir. So this complex is formed by a series of linked enzyme reactions, जिसको कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसीलिए आप सिर्फ इतना ही लिख लेना। ठीक है। Now, an injury or trauma stimulates the platelets in the clot to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. एंड इसके लिए आपको कैल्शियम आयंस चाहिए। तो इसलिए एक छोटा सा मैकेनिज्म है जो मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें है फॉर एग्जांपल इंजरी हुआ, फाइन। सो नाउ देयर इज एनी इंजरी। सो इंजरी आपका जब होगा तो दो चीज, प्लेटलेट्स, ओके, तो इंजरी होने से जो प्लेटलेट्स है रिलीज क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको हम लोग फैक्टर क्या बोलते हैं? 3। ओके, उसी तरह से टिश्यू रिलीजेस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसलिए हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए। तो इसलिए ये लोग रिलीज करेंगे। तो व्हाट इट विल डू, इट विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन which is inactive to thrombin. Okay, which is active. ठीक है। तो which will convert prothrombin to thrombin. तो एक बार आपका प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन हो गया, अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? वो आपका फाइब्रिनोजेन, ओके, फाइब्रिनोजेन को क्या कर देगा? फाइब्रिन कर देगा। सो विच इज कॉल्ड योर insoluble clot protein. Okay,
जबकि फाइब्रिनोजन को क्या बोला जाता है? फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सॉल्युबल क्लॉट सॉल्युबल प्रोटीन। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका रिएक्शन है। Now this reaction is catalyzed by the enzyme and last step में क्या होता है? तो फाइब्रिन, ओके, जो फाइब्रिन्स, ओके, इसको स्टेबलाइज कर देता है, तो दैट इज ए स्टेबलाइज्ड फाइब्रिन बाय फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड क्लॉट है, सारोस दे देंगे। तो इंजरी हुआ, सो इंजरी होने से क्या होगा? आपका प्लेटलेट्स या टिश्यू, ये लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो either of them will release the thromboplastin which will activate prothrombin to thrombin। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा? वो इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। सो दिस प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो उसको एक्टिवेट कौन करता है? उसको एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करेगा एंड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेज प्लस आर क्या चाहिए आपको? Ca2 प्लस आयंस। Ca2 प्लस। ठीक है, तो Ca2 प्लस आयंस जो है वो आपका आएगा। ठीक है जी। Now, so this fibrin is ultimately stabilized and form a network. So this is catalyzed by FSF. That is called fibrin stabilizing factor. Or we simply call it what? Factor 13. ओके, तो ये छोटा सा आपका क्लॉट टिश है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बट ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इन्वॉल्विंग 12 फैक्टर्स। ठीक है, इसमें 12 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आउट ऑफ द 12 द फैक्टर 6 इज मिसिंग। सो दैट इज वाई पहले हम जिसको फैक्टर 6 बोलते थे अब वो नहीं है। तो इसलिए एक्चुअली 13 तक फैक्टर्स है और फैक्टर 6 इज मिसिंग। तो ये हमारा ब्लड क्लॉट हो गया खत्म। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट क्या है देखा जाए। विल वाइप दिस चैप्टर। टिश्यू फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड, ये सब हो चुका है हमारा ना। So we have finished all these things. So देखो कितना सुंदर उन्होंने पेस मेकिंग सिस्टम बनाया है आपका। SA node, AV node, this is your bundle of his, है कि नहीं? And these are the Purkinje fibers. Okay. हाँ, कार्डियक साइकिल इज ऑल्सो ओवर। हाँ, हम थोड़ा कैलकुलेशंस कर लेंगे हम लोग। कुछ कैलकुलेशन है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो उसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? कार्डियक आउटपुट। ओके, सो ये सब नोट्स है। कार्डियक आउटपुट। तो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? So it is the volume of blood that is, okay, it is the volume of blood that is pumped. Okay, it is the volume of blood that is pumped by the heart per minute. Okay, so इसमें एक नोट याद रखेंगे। The volume pumped
by each ventricle is nearly the same. ओके, तो इसलिए उतना ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं होता। तो इसलिए कार्डियक आउटपुट तो हम कैसे फॉर्मूला से निकालेंगे, इज इक्वल टू हार्ट रेट, ओके, इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू stroke volume. Now what is stroke volume? Volume of blood pumped per minute. Okay, the volume of blood pumped per minute. So that is called stroke volume. Pump per beat, sorry, per beat. So heart rate is क्या? Number of beats per minute, and stroke volume is volume pumped per beat. ठीक है? Now at rest क्या होता है? At rest cardiac output is equal to 72 beats per minute into क्या 70 ml 70 per beat. So this is equal to 5040 ml per minute. Okay, so our heart pumps blood at the rate of 5 liters per minute at rest. तो ये रेस्ट में आपका 5 लीटर पर मिनट बीट करता है. Now during normal activity, during normal activity क्या होगा? तो during normal activity cardiac output, okay, during normal activity cardiac output is equal to 100 beats per minute and 100 ml per beat. So this is equal to 10 liters per minute. समझ रहे हो? तो ये अगर आप जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हो ये आपका कार्डियक वॉल्यूम होता है, कार्डियक आउटपुट. ओके, सिमिलरली ओके ड्यूरिंग severe exercise, okay, during severe exercise but not maximum, माने और भी आप कर सकते हो. during severe exercise but not maximum, आपका कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इस केस में हार्ट रेट 160 बीट्स पर मिनट हो जाएगा एंड ये 130 ml पर बीट हो जाएगा. तो ये कितना होगा? देखो, व्हाट इज द वैल्यू? 160 into 130, 20.8 लीटर. 20.8 लीटर. 20.8 लीटर. तो समझ रहे हो? तो ये हमारा कुछ वैल्यूज है. तो आपको ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपका वो दिया होगा कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल एग्जाम्स में भी आएगा. क्लियर? तो दिस इज इंपॉर्टेंट. बट ये मालूम होना चाहिए कि ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी आपका 10 लीटर पर मिनट होता है एंड अगर आप सीवियर एक्सरसाइज करते हो, जैसे भागम दौड़ करते हो, तो आपका नियरली 20.8
8 लीटर्स पर मिनट होता है। ठीक है जी, सो दिस इज अ कंसेप्ट। ना इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, वो सब आपका जो कालू बुक्स में होंगे, कंटेंट उससे पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत सारा चीज है। ठीक है, लाइक सर ये मैरिज। क्या डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट कार्डियक आउटपुट? हु इज दिस? निशिपद में डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ये क्या पगलामी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो? कार्डियक आउटपुट हार्ट का आउटपुट होता है, ऑर्गन के लिए आउटपुट नहीं होता है। समझ में आया? सर मतलब ब्लड सप्लाई उनका कितने होगा? ब्लड सप्लाई वेरिएशन होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिविटी। जिसका जितना एक्टिविटी है उसको ब्लड उतना देना पड़ेगा। जैसे जब आप काम काज कर रहे हो तो मसल्स को देना पड़ेगा, उस केस में स्किन सबसे डिप्राइव्ड होता है। The most deprived organs are ectodermal organs, like skin. Skin is very poorly supplied with blood. इसलिए आप देखोगे स्किन डिजीज बहुत कॉमन होता है। फंगल इन्फेक्शन क्यों हो जाता है स्किन में? क्योंकि हमारा स्किन उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। ओके, तो इसलिए स्किन है, कार्टिलेजेस है, दे आर वेरी वेरी रिच, पुअरली सप्लाइड। बट ब्रेन, लिवर, ये सब वेरी रिचली सप्लाइड होता है। सो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिविटी आपका ब्लड सप्लाई भी अलग अलग होगा। चलिए, तो ये हमारा कार्डियक आउटपुट हमने निकाल दिया। उसके बाद एक बढ़िया कंसेप्ट है, सो दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलेंगे। नाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर? So it is the pressure exerted by blood on the major blood vessels close to heart. अगर हम बीपी बोल रहे हैं, close to heart, ओके, तो हम इसका डेफिनेशन इस तरह से देते हैं। बट आप इंडिविजुअल आर्टरी का भी ब्लड प्रेशर डिस्कस कर सकते हो। ओके, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द मेजर ब्लड वेसल्स क्लोज टू द हार्ट। सो इट डिस्कसेस द प्रेशर जनरेटेड बाय द हार्ट। तो आप देखोगे जब भी हम बीपी लेते हैं तो हम लोग आपको नॉर्मल पोजीशन में बिठा के लेते हैं या सुला के लेते हैं, तो इसलिए अलग अलग मैंने पोजीशन में आपका ब्लड प्रेशर अलग अलग होने का चांस है। ठीक है, तो देयर इज अ गुड सर चांस। हार्ट और हाथ का ये सेम रहना चाहिए ना लेवल? यस, बिकॉज उससे क्या होगा, हम अदर फैक्टर्स को इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हो यही हार्ट का प्रेशर है, हाउ? जब आप सपोज हाथ खड़ा करके प्रेशर लोगे तो ब्लड इज बीइंग पुश्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, ऑब्वियसली वहां थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा एंड सो ऑन। अगर आप एकदम पैरों के नीचे जाके लोगे तो ऑलरेडी प्रेशर लो होगा। इस तरह से आपको बड़े बड़े आर्टरीज में प्रेशर लेना है, एंड दैट टू यू हैव टू टेक वेयर वेरी क्लोज टू हार्ट पोजीशन। आपको हार्ट पोजीशन के आसपास लेना है, तो उससे आपको एक एग्जैक्ट इंडिकेशन मिलेगा, ओके, कि हार्ट कितना प्रेशर में पंप कर रहा है। बिकॉज वी आर मेनली कंसर्न with how much pressure the heart is able to generate. So that is the concept of blood pressure. Now, अब इसका जो हम लोग अलग अलग सिचुएशन में लेते हैं, तो एक है आपका सिस्टोलिक प्रेशर एंड एक है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक। So it this varies, ये हम लिख चुके हैं already. So this varies according to the contraction and relaxation of the heart. In the contraction or systolic phase, it is about 120 millimeter of mercury, and in the diastolic phase, it is 80 millimeter of mercury. It is always written as 120 by 80 millimeter of mercury and is measured by an instrument called sphygmomanometer. तो ये important है, तो
तो ब्लड प्रेशर हम कैसे मेजर करेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर से. So the difference between SP and diastolic pressure is called pulse pressure. ये important point है. तो SP and DP का जो difference है उसको हम लोग बोलेंगे PP, pulse pressure. Okay, that is called PP. And अगर आप नॉर्मल देखोगे तो it is 140 mmHg in a normal healthy heart. ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं तो हमें सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक लेना है. तो कॉन्ट्रैक्शन जब करता है तो सिस्टोलिक फेज है 120 मिलीमीटर मरकरी, एंड जब हम रिलैक्सेशन या डायस्टोलिक फेज में लेते हैं तो वो 80 मिलीमीटर मरकरी होता है. तो हम उसको कैसे लिखते हैं? SP/DP, इसलिए इसको हम 120/80 लिखते हैं. मशीन का नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर. आप देखे होंगे डॉक्टर्स लेके बैठे रहते हैं, वो हवा पंप करते हैं एंड चेक करते हैं. ठीक है जी. सो उसके बाद पल्स प्रेशर का डेफिनेशन हमने दे दिया. नाउ इफ इधर ग्रीन पॉइंट्स लिख लेंगे. Okay, so if BP is more than 130/90 mmHg, so this condition is referred to as क्या? Hypertension. Hypertension या hypertension. समय उसी तरह से अगर ये 110/70 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लो Hypotension. या हाइपोटेंशन. ओके, सो ये है. तो अब हम लोग एक क्लास वर्क करेंगे. ओके, आई वांट दैट यू हैव टू सेंड द आंसर इन टेक्स्ट, not chatting, not you will not talk. So class work. So which of the following is can be referred to as normal BP? Okay, 110/80. ओके, 130/80. ये 110/70. ओके, 130/80. सी है 80/120 एंड डी है क्या? सो 110/70, 130/80, 80/120. नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज नहीं देखे, एक और दे देते हैं हम लोग. ओके, 120/100. चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन. आई वांट योर आंसर्स इन चैट. फटाफट सब आंसर दीजिए. 120/80 है ही नहीं. सत्य सार्थक, डोंट बी अ ड्रीमर. आई वांट द आंसर फ्रॉम ABCD, नॉट योर स्टोरीज of Vedas. Yes. Keep giving.
निशिपद्मा परिडा, यू आर राइटिंग आंसर इज सी। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, सो एक्चुअली व्हाट इज द आंसर बताइए। सुब्रत द फेवरेट, सुब्रत द फेवरेट बॉय। बी सर, बी। बी कैसे हो गया? तो 130/80 है। क्योंकि सी सर तो रखा है ना। क्योंकि सर सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा डायस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर हम जब मेजर करते तब सर मतलब ब्लड आर्टरी को मतलब। तो इसको मैं 230 लिख देता हूं तेरे लिए, तो ये भी सर नॉर्मल ए होगा। होगा। नहीं चलिए, सर, अभी सर ए नॉर्मल होगा। वाई आंसर सी तो दिया हुआ है तुम लोगों के लिए, और तुम लोग को दिखता नहीं है, क्या करोगे? सर उल्टा होता तो सर आंसर होता था 120/8। यस सर। अरे क्या है, उल्टा सीधा से क्या हो गया? 80/80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक सर डिफर करते हैं। समझ में आया? तो एक्चुअली आप कभी भी ब्लड प्रेशर को उल्टा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो पता नहीं किस तरह का हार्ट है। रेस्ट में बीट कर रहा है 80, 120, कॉन्ट्रैक्शन में 80। ये तो मजाक हो गया। जी सर। समझ में आया? तो इसीलिए व्हाट इज द आंसर, इसमें आत्मन जो बोलेगा वही मैं आंसर लूंगा। बताइए व्हाट इज आत्मन आंसर? सर बी लीजिए आंसर सर। आत्मन का आंसर है डी। एंड पायल आज नहीं आई है, पायल। सर बी बोला मैंने, बी सर। ओ बी बोला, आत्मन बोल रहा है बी। पायल तुम्हारा आंसर क्या है बोलो, वही ले लेते हैं। आत्मन का भेजा खराब हो गया है। बताइए जल्दी बताइए, टाइम खोटी मत करिए। सर डी ले लीजिए। तो पायल का डी ले लेंगे। एक्चुअली पायल को भी डांट पड़ा तो इसलिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अबे इडियट, आपका सर ए डिफरेंस 40 रहना चाहिए। ऐसा तो कुछ 50 नहीं है, suppose। डिफरेंस 40 रहना चाहिए, इसे कहा लिखा है तेरे को टेक्स्ट बुक में? गधा कहीं का। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ऑलवेज रिमेंबर, सपोज मैं जापड़ मार रहा था अभय दास को, तो मैंने सोचा था कि एक्स इंटेंसिटी से मारूंगा, बट थोड़ा वो भाग रहा था एंड मैं मारते समय वो थोड़ा मेरे और करीब आ गया, तो उसको झापड़ जोर से पड़ा ना धीरे से पड़ा? जोर से पड़ गया जोर से, तब इसमें मेरा गलती थोड़ी है। तो मैं तो डिस्टेंस माप के सर। झापड़ मारा था, वो कुड़कुड़ हो रहा था, तो इसलिए मारते मारते थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बट रेस्ट में आपका बीपी क्यों बढ़ गया? तो समझ में आया? तो इन दिस कंडीशन हम लोग 130/80 को नॉर्मल लेंगे, क्योंकि सिस्टोलिक 19-20 हो सकता है, बट डायस्टोलिक तो 80 से ज्यादा कभी नहीं चेंज नहीं होगा। यस सर। अगेन डोंट टॉक नॉनसेंस इन माय क्लास आत्मन स्वामी। आप थोड़ा इमोशनल मत हुआ करो, ओके? तो इसीलिए कभी चेंज नहीं होगा। ये क्या तुम क्या सर मतलब नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। टॉप यस सर। तो बोला क्यों नहीं उसको? तो इसीलिए याद रखेंगे कि रेस्ट में आप ऐसे क्या कर दिए कि हार्ट बीट बढ़ रहा है। तो बीपी बढ़ने का रेस्ट में क्या कारण है? कुछ ना कुछ आपका डिपोजिशन बढ़ गया है। तो समझ में आया? सो दैट इज द केस। तो इसीलिए नॉर्मल बीपी में अगर आपका 130/80 है, इवन 140/80 है, तो डॉक्टर्स उतना ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि सिस्टोलिक चलो थोड़ा जोर हो लग गया, पर डायस्टोलिक नॉर्मल है। बट डी वाला जो ऑप्शन है उसमें डायस्टोलिक ज्यादा है, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ ना कुछ डिपोजिशंस है। ओके, तो इसलिए आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। आया समझ? तो ये चीज आप अच्छे से Yes, sir. समझेंगे। तो 230/80 भी नॉर्मल होगा? नहीं 230 भाई, मैं जापड़ मारा उसका मुंडी ही उड़ के तेरा चला गया, तो वो नॉर्मल था क्या?
बेवकूफ। तो लाइक दैट, तो इसलिए नॉर्मल कब होगा, थोड़ा 19-20 है, पर ऐसा नहीं कि तुम डबल प्रेशर लगा रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो लाइक दैट, चलिए, तो इसीलिए 140/80 को भी हम नॉर्मल ले सकते हैं, बट उससे ज्यादा को नॉर्मल नहीं लेंगे, क्योंकि सिस्टोलिक भी ज्यादा बढ़ रहा है। उसका क्या कारण है कि नहीं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो बात है ना कि सिस्टोलिक इतना ज्यादा हो रहा है। 30-40 सर। है, चल गया, चलो, कुछ मशीन में फॉल्ट हो सकता है या कुछ उस समय का सिचुएशन में फॉल्ट हो सकता है। अभी देखो क्या आ रहा है, कुछ लोगों को तो डॉक्टर को देख के भी बीपी बढ़ जाता है। ओके, सो इन दिस केस थोड़ा बढ़ गया, बट अदरवाइज व्हाट आर दी कंसेप्ट्स, सो लाइक दैट। ठीक है जी। सर अगर नॉन ऑफ दिस एक ऑप्शन होता तो आप नन ऑफ दिस लेंगे, इसलिए तो मैंने नन ऑफ दिस नहीं दिया। Why I did not give none of these? Just because कि आप उसको नहीं लेंगे। तो अगर none of these है तो आपको none of these लेना पड़ेगा, क्योंकि 120/80 is normal। ठीक है। Now the number of factors responsible for high BP। Okay, high BP क्या है? Overeating and obesity are the most important factors. Physical and emotional stress like fear, worry, anxiety, sorrow, joy, माने ज्यादा खुश होना भी एक गुनाह है, also causes hypertension। People living in big cities usually suffer from hypertension। क्यों? कोई ना कोई टेंशन होता ही होता है। आजकल देखो इंडियन कंडीशंस, इंडिया में जो वर्क कंडीशंस है, इट इज ऑलवेज हाइपरटेंसिव, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेस बस्टिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। इन फॉरेन कंपनीज आप देखोगे, रिलैक्सेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। अगर आप प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करते हो तब भी बहुत सारे कंपनी सैलरी रोक देते हैं। ओके, बट इंडिया में क्या है, जितना चूसना है चूस लो, एंड सो ऑन। सो इसलिए इंडियन कंडीशंस में लोग आर ऑलवेज हैरेस्ड। जिसको नौकरी मिला वो हैरेस्ड है। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी का बोझ सताता है। जिसको नौकरी नहीं मिला वो हैरेस्ड है, क्योंकि वो खाना कैसे खाएगा। तो इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न हाउ टू रिमेन स्ट्रेस फ्री। ओके, प्लस आप देखोगे कि हमारे जो लाइफ में एक्सरसाइज बहुत माइनर रोल प्ले करता है, एंड सो ऑन। बिकॉज अब कब एक्सरसाइज करोगे, जब आप मैंने वर्किंग क्लास तो एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 0 करता है कि नहीं। चलिए, समटाइम्स कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन द वॉल्स, ये एक कारण है। समटाइम्स कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स व्हेन देयर आर हाई लेवल्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। ओके, दिस कॉजेज द आर्टरीज। ये कौन सा कोलेस्ट्रॉल है? दैट इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ओके, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो डेंसिटी लो का मतलब क्या ज्यादा है, मास ना वॉल्यूम? बोलिए। डेंसिटी इज लो, मास लो है। तो कौन सा ज्यादा है? तुम अगेन पागल आदमी हो, जब मैं कौन सा ज्यादा है पूछ रहा हूँ, तुम कौन सा लो है आंसर दे रहे हो। समझ में? ऑलवेज आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नॉट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। समझ में आया? तो इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम ज्यादा होने से क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा, वो आपका रास्ता रोकेगा। समझ में आया? तो समटाइम्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स व्हेन दे आर हाई लेवल्स इन ब्लड। ओके, जब आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो वो जमना शुरू करेगा। दिस कॉजेज द आर्टरीज टू क्या, lose their elasticity। क्या बेकार चीज लिखा है। This causes, इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे ये पॉइंट। Now this results in an obstruction to blood flow। Okay, now these deposits harden with time and are now known as
what? Atherosclerotic plaque. ओके इसको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बोला जाता है. ठीक है, फुल स्टॉप. These plaques can